Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon that topic measure of kurtosis. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर ऑफ स्क्यूनेस के टॉपिक को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम kurtosis के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है kurtosis का? Kurtosis in Greek means bulginess. In statistics, kurtosis refers to the degree of flatness or peakedness in the region about the mode of a frequency curve. The degree of kurtosis of a distribution is measured relative to the peakedness of normal curve. यानी कि ये ग्रीक वर्ड है kurtosis जो है आपका, और इसका मतलब होता है दैट इज बल्गीनेस। स्टैटिस्टिक्स के रेफरेंस में kurtosis को हम किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कर्व के मोड के अराउंड उसकी डिग्री ऑफ फ्लैटनेस या पीकडनेस के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कर्व में जो फ्लैटनेस है, मोड के अराउंड जो फ्लैटनेस है या जो पीकडनेस है, उसकी डिग्री को हम kurtosis से डिफाइन करते हैं। kurtosis की जो डिग्री है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में, वो नॉर्मल कर्व के पीकडनेस के रिलेटिव मेजर को डिफाइन करती है। या दूसरे शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो मेजर ऑफ kurtosis है वो ये डिफाइन करता है, वो ये बताता है कि जो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर्टिकुलर लेवल तक मोर पीक्ड है या फिर फ्लैट टॉप्ड है देन द नॉर्मल कर्व। तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में अगर हमें ये पता करना हो कि नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड और फ्लैट टॉप्ड, then it is defined, it is measured with the help of kurtosis. मान लीजिए जो दिया हुआ कर्व है वो अगर मोर पीक्ड है देन द नॉर्मल कर्व, तो हम इसे बोलेंगे लेप्टोकोर्टिक। द मोर पीक्ड कर्व देन नॉर्मल कर्व इज नोन एज द लेप्टोकोर्टिक कर्व। और इस पर्टिकुलर केस में जो आइटम्स होंगे they will be more closely bunched around the mode. वो बंच्ड होंगे, यानी कि मोड के अराउंड उनकी बंचिंग बहुत क्लोज होगी और इसी वजह से वो मोर पीक्ड होंगे, जिन्हें हम लेप्टोकोर्टिक का नाम देंगे। दूसरी तरफ अगर एक पर्टिकुलर कर्व है जो फ्लैट टॉप्ड है नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में, तो हम इसे बोलेंगे प्लेटिकोर्टिक। और इस केस में जो आपके आइटम्स होंगे वो डाइवर्स्ड होंगे अराउंड द मोड, जबकि नॉर्मल कर्व को हम खुद में मेसोकोर्टिक का नाम देते हैं। मींस द नॉर्मल कर्व इन इटसेल्फ इज कॉल्ड मेसोकोर्टिक। द कंडीशन ऑफ पीक्डनेस और फ्लैट टॉपनेस इटसेल्फ इज नोन एज द kurtosis ऑफ एक्सेस। यानी कि अगर पीक्डनेस या फ्लैट टॉपनेस की कंडीशन दिखाई दे रही है तो इसको हम kurtosis ऑफ एक्सेस के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर, दैट इज नोन एज द kurtosis ऑफ एक्सेस। एक प्रॉपर डायग्राम के हेल्प से हम इन तीनों कर्व्स को, यानी कि लेप्टोकोर्टिक, प्लेटिकोर्टिक और मेसोकोर्टिक, इनको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डायग्राम इज एज फॉलोज। In this particular diagram, I have represented three curves with three individual names L, M and P. This is the normal curve जिसे मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। This is the more peaked curve जिसे मैंने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है। And this is the flat curve जिसे मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। M stands for mesocortic, L stands for leptocortic and P stands for platycortic.
और इस दिए हुए डायग्राम में कॉन्वेक्सिटी के रिगार्डिंग तीनों ही कर्व्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कार्ल पियर्सन ने कुर्टोसिस का नाम दिया था। तो जब कॉन्वेक्सिटी से लेकर कॉन्वेक्सिटी के रिगार्डिंग हम कर्व्स में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कुर्टोसिस according to Carl Pearson. In this particular diagram, M is a normal curve. जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, M एक नॉर्मल कर्व है और इसको हम मेसोकोर्टिक कर्व का नाम देते हैं। क्लियर? कर्व L ये क्या है? इट इज मोर पीक्ड देन M. M आपका एक नॉर्मल कर्व है और L M से ज़्यादा पीक्ड है, और ज़्यादा पीक्ड होने की वजह से इसको हम लेप्टोकोर्टिक कर्व का नाम देते हैं और कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेप्टोकोर्टिक कर्व होगा वो अपने सेंट्रल पोर्शन से ज़्यादा नैरोअर होगा। इट विल बी मोर नैरोअर देन इट्स सेंट्रल पोर्शन, और इसकी जो टिल्स होंगी दैट विल बी हायर देन डज द नॉर्मल कर्व। यानी नॉर्मल कर्व के मुकाबले इसकी टेल ज़्यादा होंगी, और जो इसका सेंट्रल पोर्शन है वो नॉर्मल कर्व के मुकाबले ज़्यादा नैरोअर होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। थर्ड कर्व की बात करते हैं। थर्ड कर्व जैसे मैंने कैपिटल P से डिनोट किया है, तो कैपिटल P क्या है? इट इज़ लेस पीक्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, या फिर ये मोर फ्लैट टॉप्ड है, तो फ्लैटेडनेस इसकी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल कर्व, तो हम इसको बोलते हैं प्लेटिकोर्टिक कर्व। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो कर्व है वो एक ब्रॉडर सेंट्रल पोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो ब्रॉडर है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल कर्व, और इसकी जो टेल्स है वो क्या है? लोअर है। द टेल्स आर लोअर। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लेटिकोर्टिक कर्व। दैट इज क्लियर? तो इस तरह से हम डायग्राम के हेल्प से इन तीनों यानी कि मेसोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक और प्लेटिकोर्टिक कर्व्स को डिफाइन कर सकते हैं। विलियम एस गॉसेट, ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन, और इन्होंने इन तीन कर्व के नेचर को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस लिखा था। क्या है वो सेंटेंस? द सेंटेंस इज एज फॉलोज: Platycotic curve like the platypus are squat with short tails. Leptocotic curves are high with long tails like the kangaroos noted with leaping. तो इन्होंने दो पर्टिकुलर एनिमल्स को काउंट किया है और उनकी शेप से प्लेटिकोटिक और लेप्टोकोटिक कर्व को डिफाइन किया है। इन्होंने बोला कि जो प्लेटिकोटिक कर्व है वो ऐसा समझिए जैसे कि प्लेटिपस एक एनिमल होता है, ठीक है, जो शॉर्ट हाइटेड होता है और लगभग कछुए की तरह दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, और बत्तख की तरह होता है ये, जस्ट लाइक डक। जैसे डक को फ्लैट कर दिया गया हो इस तरह से इसकी शेप होती है। तो इसमें फ्लैटनेस ज़्यादा होती है और इसकी टेल्स क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं, और इसी वजह से इन्होंने प्लेटिपस जो एनिमल है इसको प्लेटिकोटिक कर्व से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जो प्लेटिकोटिक कर्व है इट इज़ लाइक द प्लेटिपस, और जो लेप्टोकोटिक कर्व है इसको इन्होंने कंपेयर किया था कंगारूज से। जैसे कंगारूज होते हैं, अगर मैं दो कंगारूज को बिल्कुल माउथ टू माउथ मैच करके और एक प्रॉपर डायरेक्शन में खड़ा कर दूं तो उनकी टेल क्या होती है? लॉन्ग होती है, और उनकी जो पीक्डनेस होती है, उनकी हाइट क्या होती है? उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो पीक्डनेस ज़्यादा होती है और टेल उनकी लेंदी होती है, तो उनकी जो शेप होगी इट विल बी लाइक द लेप्टोकोटिक कर्व्स। और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि कंगारूस नोटेड विद लीपिंग के अकॉर्डिंग जो शेप बनेगी वो लेप्टोकोटिक कर्व को डिफाइन करेगी, जहाँ टेल्स क्या होंगी? लॉन्ग होंगी और पीक्डनेस उसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इस सेंटेंस के बेसिस पर उन्होंने प्रॉपर्ली प्लेटिकोटिक कर्व और लेप्टोकोटिक कर्व को डिफाइन किया। दैट इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस। यानी कि अगर मैं मेजर ऑफ कुर्टोसिस को
कोफिशिएंट के बेसिस पर डिफाइन करना चाहूँ तो वो कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ कोर्टोसिस को डिफाइन करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ कोर्टोसिस इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट बीटा टू। बीटा टू के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ कोर्टोसिस को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, और इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया गया है। द फॉर्मूला इज बीटा टू इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, जहां म्यू फोर फोर्थ मोमेंट को डिफाइन करता है और म्यू टू सेकेंड मोमेंट को डिफाइन करता है। तो म्यू फोर और म्यू टू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में हम बीटा टू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला बीटा टू इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। अब इस दिए हुए फॉर्मूले में बीटा टू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन पीक्ड होगा। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा टू द मोर पीक्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूज के बेसिस पर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस 3 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो उस केस में बीटा टू की वैल्यू हमेशा 3 के इक्वल होगी। इट मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ बीटा टू इज इक्वल टू 3 देन दिस विल रिप्रेजेंट अ नॉर्मल कर्व। लेकिन अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, 3 से मोर है, बीटा टू इज मोर देन 3, देन इट विल बी अ मोर पीक्ड और लेप्टोकोर्टिक कर्व। जैसा कि हमने कहा भी था कि बीटा टू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन पीक्ड होता चला जाएगा। तो इसका मतलब बीटा टू की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा होगी तो कर्व उतना ही ज़्यादा पीक्ड होगा, या फिर हम इसको लेप्टोकोर्टिक कर्व की कैटेगरी में रखेंगे। इन द सेम वे अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से कम होगी तो इसका मतलब ये लेस पीक्ड होगा, और लेस पीक्ड होगा तो हम इसको प्लेटिकोटिक कर्व की कैटेगरी में रखेंगे, या फिर इसको हम प्लेटिकोटिक कर्व के नाम से जानेंगे। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकोटिक मीन्स नॉर्मल कर्व, लेप्टोकोटिक मोर देन 3 और प्लेटिकोटिक लेस देन 3। इसी तरीके से एक और पर्टिकुलर कोफिशिएंट है एंड दिस इज नोन एज गामा टू। इसे हम डेरिवेटिव ऑफ B2 के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ B2 जिसके बेसिस पर हम मेजर ऑफ कोर्टोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, और इसको डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है गामा टू इज इक्वल टू बीटा टू माइनस 3। तो बीटा टू में से आप 3 को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा टू, और इसके बेसिस पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं वेदर द गिवन कर्व इज नॉर्मल, मेसोकोटिक, लेप्टोकोटिक और प्लेटिकोटिक। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ आप 3 माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब गामा टू की वैल्यू है तो 0 होगी, या फिर 1 से ज़्यादा होगी, या फिर 1 से कम होगी। अगर गामा टू की वैल्यू 0 है तो ये डिफाइन करेगा नॉर्मल कर्व यानी कि मेसोकोटिक को। गामा टू की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ये डिफाइन करेगा लेप्टोकोटिक को, और अगर गामा टू की वैल्यू 1 से कम है तो ये डिफाइन करेगा प्लेटिकोटिक को। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, गामा टू के बेसिस पर भी इन तीनों यानी कि मेसोकोटिक, लेप्टोकोटिक और प्लेटिकोटिक को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।